Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Sarkis. Myself Atia Ayub, and today we are going to discussing our fifth lecture of chapter 7th, that is about adolescence. And the topic of concern is about mental health issues in adolescence. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एडोलेसेंस एज में टीनेजर्स को किन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। यूँ तो बहुत से टीनेजर्स जो हैं वो अपनी लाइफ को बहुत हैप्पी गुजारते हैं क्योंकि ये उनकी लाइफ का यूनिक पीरियड होता है जिसमें वो नई नई महारतें सीखते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं और बहुत उनकी जो अच्छी जहनी सेहत है वो होती है। लेकिन इसी एज में कुछ जो टीनेजर्स हैं उनकी लाइफ को कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम कि 10 से 9 साल की जो उम्र होती है उस उम्र के लोगों को टीनेजर्स कहा जाता है, वो एडोलेसेंस एज कहलाती है। एडोलेसेंस इज़ अ यूनिक एंड फॉर्मेटिव टाइम, यानी कि ये बहुत ही मुनफरिद और इब्तदाई वक्त होता है जो कि जवानी का वक्त होता है। इसमें हर जो 6 में से एक फ़र्द है वो एडोलेसेंस एज गुजार रहा होता है, यानी कि 6 अफराद हैं अगर तो उनमें से कोई इन्फेंसी की स्टेज पर होगा, कोई चाइल्डहुड की स्टेज पर होगा, कोई अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में होगा और एक जो फ़र्द है वो एडल्टहुड एज में होगा और उसके बाद जो हैं वो मिडल चाइल्डहुड, मिडल एडल्टहुड, ओल्ड एज के पीपल होंगे। तो उन 6 में से एक जो फ़र्द है वो एडोलेसेंस एज का कहलाता है। एडोलेसेंस एज में अगर बच्चों को जो है हक दिया जाए उनका और उनके साथ उसने सलूक किया जाए तो फिर उनकी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो अच्छी होती है। लेकिन अगर इस एज में उनको पॉवर्टी का सामना है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है जहनी तौर पर या फिर साइकोलॉजिकल तौर पर, तो फिर उनको जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। ये इंसान को जहनी मरीज़ बना देती है बाद की लाइफ में। इसलिए चाहिए कि एडोलेसेंस एज में बच्चों की जहनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाए, उनके साथ उसने सलूक किया जाए और उनकी जो ज़हनी सेहत है उसकी देखभाल की जाए ताकि टीन एज और उनकी आने वाली जो एज है वो अच्छे तरीके से गुजर सके, उनको किसी किस्म के कॉम्प्लिकेशन का सामना न करना पड़ सके। आफ्टर इंट्रोडक्शन वी डिस्कस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इन एडोलेसेंस के एडोलेसेंस एज में कौन से वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जिनका सामना टीनेजर्स को करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 19 ईयर्स के जो टीनेजर्स हैं उनमें से हर 7 में से एक फ़र्द को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। मेंटल हेल्थ जो इशू है वो कौन कौन से हो सकते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे अनासर हैं जो कि इंसान की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। कॉमन मेंटल हेल्थ जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें आते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनका इस एज में यानी 19 ईयर्स की एज तक उनको सामना करना है। The first disorder that affects the mental health of an adolescence is about anxiety disorder. Anxiety का अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है घबराहट, बेचैनी, उलझन या फिर परेशानी, जबकि डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ख़राबी, यानी कि एक जो इंसान है उसकी ज़हनी सेहत में जब ख़राबी पैदा होती है तो उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। अगर एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब देखा जाए तो ये होता है कि एक इंसान की जब एक अच्छी लाइफ गुजर रही हो और उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए, उसको छोटी छोटी बात पर जब बेचैनी का या उलझन का सामना करना पड़े या फिर वो परेशान हो जाए छोटी सी बात को लेकर, उसे घबराहट या फिर वहशत तारी हो जाए उस पर, तो फिर उसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट किया है कि हर 10 से 14 साल के जो एडोलेसेंट्स हैं उनको उनमें से 4% जो लोग हैं उनको एंजाइटी डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो 15 से 19 ईयर्स के पीपल हैं उनमें से 5% लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। नाउ वी डिस्कस सम सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। यूँ तो हर इंसान को अपनी लाइफ में बेचैनी का, घबराहट का या फिर उलझन का सामना करना पड़ता है। हर इंसान इसको शो करता है अपनी लाइफ में, लेकिन अगर ये किसी हद तक हो तो फिर ठीक है। एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में जो है एंजाइटी अगर आती है तो फिर ठीक है, लेकिन कुछ इंसान इसको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, वो अपनी आदत बना लेते हैं छोटी छोटी बात पर घबरा जाना, बेचैनी का मुजाहरा करना या फिर परेशान हो जाना। तो ये फिर अगर स्वेयर किस्म
की इंसान के अंदर आती है एंजाइटी, तो फिर ये एक डिसऑर्डर बन जाता है। इसकी कुछ सिम्पटम्स हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान को और एक जो डिसऑर्डर वाला पर्सन है उसको अलग करती हैं। कैटेगरीज हैं इनकी। अगर स्वेयर किस्म की या मॉडरेट किस्म की एंजाइटी है इंसान को, तो वो फिर एक नॉर्मल पर्सन से उसको अलग बना देती है, जिससे वो इंसान का बिहेवियर शो करता है कि इसको ये वाला डिसऑर्डर है। उस हम सिम्टम्स को अब डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन और ड्रेड, यानी इसमें पर्सन को खौफ या फिर खौफ के मुस्तकिल एहसासात होते हैं। वो सोचता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, बुरा होने वाला है, हालांकि होता नहीं, लेकिन खौफ उसके जहन में होता है। द सेकेंड वन इज़ अबाउट रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी, यानी उसको बेचैनी हर वक्त लगी रहती है और उसके अंदर चिड़चिड़ापन होता है। छोटी छोटी बात पर वो खफा हो जाता है और बेचैनी कोई वजह भी ना हो तो उसको होती है, उसका सामना उसको करना पड़ता है। उसके बाद आता है एंटिसिपेशन ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि बदतरीन मुमकिना जो नताइज होते हैं उसकी उससे तवक्को होती है। और यानी कि अगर उसका रिज़ल्ट आने वाला है तो वो सोचता है कि मेरा रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही बुरा होगा, मैं फ़ेल हो जाऊंगा। वो पहले से ही उसने अपने जहन में एक माइंड सेट बनाया होता है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा या फिर मुस्तकबिल में कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है। वो पहले ही बुरा सोच रहा होता है। उसके बाद है रेसिंग हार्ट बीट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि जो अगर एक पर्सन के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसके दिल की धड़कन तेज़ होती है या फिर उसके सांस जो है उसको लेने में दुश्वारी फेस आती है। लेकिन अगर कुछ हुआ भी ना हो उसके साथ और फिर भी उसके बैठे बैठे अचानक दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है या फिर उसको महसूस होता है कि मेरा सांस बंद हो रहा है, तो ये फिर एंजाइटी डिसऑर्डर की एक सिम्टम है। उसके बाद है अपसेट स्टमक एंड फटीग, यानी पर्सन का जो है वो स्टमक अपसेट हो चुका होता है, उसको मैदे का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर वो हर वक्त फील करता है कि मुझे थकावट हो गई है, कोई काम ना भी किया हो फिर भी वो महसूस करता है कि मुझे थकावट है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंसोम्निया हो सकता है उसको, या फिर फ्रीक्वेंट ट्रबल स्लीपिंग, यानी कि उसको बार बार जो है वो नींद आ सकती है। उसकी नींद या तो डिस्टर्ब होती है, उसको आती ही नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है, हर वक्त उसका सोने को दिल करता है। और लास्ट पर हम देखेंगे फीलिंग टेनिस ऑफ जंपी, यानी कि वो उछल कूद करता है। उछल कूद से मुराद यानी वो चहलकदमी करता है, कभी दाएं जाएगा कभी बाएं जाएगा। उसको टेंशन या फिर एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है, उसको घबराहट या वहशत इतनी होती है कि वो बार बार चहलकदमी करता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थी जो कि एक पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को एक डिसऑर्डर वाले पर्सन से सेपरेट करती हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर में फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ फोबिया, यानी कि इसमें फोबिया भी आ सकता है, पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है उसको, या फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है इसको, इसकी वजह से, एंजाइटी की वजह से आने वाले वक्त में। That's why it is important to treat mental health conditions as early as they are detected, यानी इन सिम्टम्स में से 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 सिम्टम्स का अगर सामना करना पड़ रहा है फ़र्द को, या हमें नज़र आती हैं कि इस तरह की एडोलेसेंस एज में पर्सन को जो है सिम्टम्स नज़र आ रही हैं उसके अंदर, तो फिर उनका ट्रीटमेंट जो है वो करवाना चाहिए, ताकि टीनेजर्स जो हैं उनको आने वाली लाइफ में किसी किस्म के थ्रेट का सामना ना करना पड़े, उनकी लाइफ जो है अच्छी गुजरे। Another disorder that affect the mental health of an adolescent is about depression. डिप्रेशन का अगर वर्ड में देखा जाए मीनिंग इसका, तो इसका मतलब होता है जहनी दबाव का शिकार होना। तो ये एक डिसऑर्डर होता है जो कि नॉर्मल पर्सन को भी डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म की हो तो फिर ये एक डिसऑर्डर बन जाता है। इसकी डेफिनेशन हम ये देखते हैं कि ये एक जहनी बीमारी होती है जिसकी वजह से लोग मायूसी, नाउमीदी या फिर उदासी का शिकार हो जाते हैं। इसमें फ़र्द को सोचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, उसकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है, उसको कमज़ोरी लाहक हो जाती है, यानी उसकी बॉडी वेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गेन करने की बजाय लूज़ होना शुरू हो जाता है। इसमें फ़र्द को थकावट का एहसास हर वक्त रहता है और इसकी जो एक्टिविटीज़ डिफरेंट उसकी लाइफ की होती हैं उनको करने का उसका दिल नहीं करता। तो ये कुछ डिप्रेशन की अलामात हैं जो कि पर्सन को होती हैं। दुनिया भर में 15 से 19 ईयर्स ओल्ड जो पीपल हैं उनमें से 3% लोगों को डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर यूनाइटेड स्टेट में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली जो 12 से 17 ईयर ओल्ड पीपल हैं उनमें से 13% को डिप्रेशन जो है लाहक है। इसके अलावा अगर देखा जाए यूएस में तो 2.2 मिलियन जो लोग हैं वो कोप कर रहे हैं डिप्रेशन के साथ।
इसमें नेगेटिव मूड चेंजेस आ सकते हैं, थॉट प्रोसेसेस जो हैं या फिर मोटिवेशन लैक हो सकता है, उनको हौसला अफजाई की कमी होती है, सोचने का जो अमल है उनका वो बहुत तेज़ या फिर बहुत स्लो होता है। वो एक किसी टॉपिक पर बार बार सोचते हैं, यहाँ तक इतना सोचते हैं कि वो घंटों एक ही बात को जहन में लेकर बैठे रहते हैं। दे फील होपलेस यानी कि नाउमीदी हो जाती है उनमें, लोनलीनेस आ जाती है, तनहा रहना पसंद करते हैं, लैकिंग एनर्जी यानी कि एनर्जी नहीं रहती उनकी बॉडी में किसी काम को करने के लिए। अब हम डिप्रेशन के कुछ साइंस हैं उनको देखते हैं कि कौन सी वो अलामात हैं जो हमें ज़ाहिर हों, तो फिर हमें पता चलता है कि इस पर्सन को डिप्रेशन है या हो सकता है आने वाले वक्त में। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट चेंजेस इन स्लीप और एपिटाइट, यानी कि उसकी भूख जो है वो बहुत ख़त्म हो जाती है या बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। इसी तरह नींद में उसकी कमी बहुत आ जाती है, तो डिस्टर्ब होती है उसकी नींद। लैक ऑफ कॉन्सनट्रेट, यानी कि किसी बात पर फोकस नहीं रहता उसका, एनर्जी नहीं रहती उसमें, मोटिवेशन नहीं रहती उसमें। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, डिफरेंट जो लाइफ उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं रहता, या फिर फ्रेंडशिप में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देता है वो। होपलेसनेस आ जाती है उसके अंदर, फिजिकल एक्ट्स आते हैं, यानी कि उसकी तवानाई जो है जिस्मानी वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। पेन्स, यानी कि उसको दर्द होता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं ना कहीं पर, या फिर वो फिज़िकली महसूस करता है, उसको दर्द होता नहीं लेकिन वो महसूस करता है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैंने ये काम नहीं करना, मुझे तो सर दर्द हो रहा है या मुझे तो पेट दर्द हो रहा है, मैं ये काम नहीं करूँगा। एंड जनरल अलाइनमेंट्स, बहुत सारी और अलामात हैं जो उसको ज़ाहिर होती हैं। तो इनमें से अगर चंद एक अलामात उसको ज़ाहिर होती हैं तो फिर पर्सन जो है डिप्रेशन उसको डायग्नोज हो जाता है। सुसाइडल थाट्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी वो छोटी सी बात होगी तो सोचेगा कि मैं मर जाऊँगा, अगर ये काम मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ ज़रा सा भी, तो फिर वो उसके अंदर मरने के, खुदकशी करने के ख़्यालात जो हैं वो उभरते हैं। यानी अगर एक स्टूडेंट है और वो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया जो उसने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि मेरा रिज़ल्ट में इतने मार्क्स आएंगे या मेरी ये पोजीशन आएगी, और अगर वैसे नहीं आता, उसकी एक्सपेक्टेशंस के उल्ट आता है रिज़ल्ट, तो फिर वो खुदकशी करने का सोचता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं भी जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं, ख़ास तौर पर मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका अगर 9th में 10th में रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो वो फिर सुसाइड के अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। डिप्रेशन कैन अफेक्ट स्कूल अटेंडेंस, यानी कि वो स्कूल अटेंडेंस उनकी डिस्टर्ब होती है डिप्रेशन की वजह से। रिलेशनशिप्स जो हैं उनके डिस्टर्ब होते हैं, यानी वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता, अपनी फ्रेंडशिप जो हैं, फ्रेंड्स हैं सोशल सर्कल में, उसको उनको टाइम नहीं देता। एंड जनरल परफॉर्मेंस ऑफ एडोलेसेंट्स, और ख़ास तौर पर उसकी पर्सनल जो लाइफ है उसमें उसकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी इज़ अ डिसऑर्डर दैट प्रेजेंट इन एडोलेसेंट और अ चाइल्ड। अटेंशन का मतलब होता है तवज्जो मरकूज़ करना, जबकि डेफिसिट का मतलब होता है कमी। तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चा जो है उसकी किसी काम में तवज्जो मरकूज़ नहीं रहती, यानी वो कंसंट्रेशन के साथ किसी भी काम को नहीं कर सकता। जबकि हम देखते हैं दूसरी तरफ हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी में देखते हैं हम कि बच्चा बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठता, यानी कि हर काम वो करते हुए बहुत तेज़ी दिखाता है, बहुत जल्दी दिखाता है। उसको ये होता है कि मैं ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, बहुत जल्दी से अपने कामों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। या फिर अगर देखेगा किसी को कोई काम करते हुए तो उसको बिला वजह छेड़ देगा, उसके काम में खलल पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा, उसके कामों में दखल अंदाजी करेगा। ADHD इज़ वेरी कॉमन अमंग एडोलेसेंट्स, यानी ये चाइल्डहुड और एडोलेसेंट्स में बहुत कॉमन होता है। इट अफेक्ट द लर्निंग एंड बिहेवियर, यानी कि ये बिहेवियर को और उनकी लर्निंग को मुतासिर करता है। ऑलमोस्ट 9% चाइल्ड 4 to 17 फेसिंग ADHD, यानी कि 4 से जो 17 साल के लोग हैं उनमें 9% लोग जो हैं वो ADHD का शिकार हैं। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि चाइल्ड को अमूमन होता है और एडोलेसेंट में भी इसके असरात नुमायाँ होते हैं। चीज़ों की वो पर्सन हिफाजत नहीं कर सकता, कोई बात कर रहा हो तो उसे तवज्जो से सुन नहीं सकता, अपना होमवर्क या फिर डेली लाइफ के जो पर्सनल वर्क होते हैं उसे करने में उसे दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हाइपर एक्टिविटी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे जो होते हैं एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, वो उछल कूद करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ भागते हैं, वहाँ से फिर दोबारा यहाँ बैठते हैं। कोई एक काम कर रहे हो तो उसे अधूरा छोड़कर फिर कोई दूसरा काम शुरू कर लेते हैं, फिर कोई दूसरा काम शुरू करें तो फिर उसे अधूरा छोड़कर कोई तीसरा काम शुरू कर लेते हैं। यानी कि उनके तवज्जो जो है वो एक काम में मरकूज नहीं रहती, वो फ़ौरन कोई ना कोई काम करते रहते हैं, उनका ज़हन जो है वो चलता रहता है। फ़ौरन भी किसी काम की अगर विश की है, उन्होंने कोई ख्वाहिश की है कि मेरा ये काम हो जाए, उसकी अगर तकमील नहीं होती तो फिर वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। ज़ाती ख्वाहिशात की जो तकमील है उसमें देर को ज़रा पसंद नहीं करते, और दूसरे अगर कोई काम कर रहे हों तो उसमें बिला वजह दखल अंदाजी करते हैं।
द नेक्स्ट इज़ अबाउट ट्रबल कंप्लीटिंग स्कूल वर्क के स्कूल से अगर कोई होमवर्क मिलता है उनको उसको करते हुए उनको मुश्किल पेश आती है। डिफ़िकल्टी प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन क्विकली, अगर कोई क्वेश्चन उनसे पूछ लिया जाए या फिर कोई मालूमात उनसे लेना चाहें तो फ़ौरन से उनके जहन में उससे रिलेटेड जो मालूमात है, इन्फॉर्मेशन है, वो नहीं आती। ट्रबल सिटिंग स्टिल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ अरसा के लिए अगर उन्हें कुछ टाइम के लिए कहा जाए कि यहाँ पर आपने बैठना है तो वो वहाँ पर स्टिल नहीं बैठ सकते, बल्कि फ़ौरन से वो वहाँ से उठ खड़े होंगे। उनमें ये एक्टिविटी करने की आदत होती है, वो जंप करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो एक जगह पर स्टक होकर नहीं बैठ सकते। टचिंग अप और प्लेइंग विद एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़ को उन्होंने टच करना होता है, अपने हाथों पर उनका कंट्रोल नहीं होता, वो हर चीज़ को पकड़ते हैं, छूते हैं, उसे देखते हैं, फिर उसे रख कर नेक्स्ट चीज़ को पकड़ते हैं। इस तरह वो अपने हाथों से ना चीज़ों को टच करते रहते हैं। एक्टिंग विदाउट रिगार्ड आर कॉन्सिक्वेंसेज, वो कुछ भी एक्ट करते हैं ना तो उसके नताइज की उनको परवाह नहीं होती, यानी नताइज की परवाह किए बगैर वो जो उनका दिल करेगा वो काम कर देते हैं। द नेक्स्ट इज़ अबाउट टॉकिंग और लॉट एंड इंटरप्टिंग अदर्स, यानी कि बात जब वो करते हैं तो उनके जहन में जो कुछ भी आ रहा होता है वो मुसलसल बोलते जाते हैं, किसी की सुनते नहीं है। और इस दौरान अगर कोई उनको टोकता है बात में करते हुए तो ये बात उन्हें साथ नागवार गुजरती है। ADHD affects a child's ability to learn and often requires creativity in classroom and home environments। यानी ADHD के जो पेशेंट्स होते हैं उनके घर का माहौल और जो क्लासरूम में उनका क्रिएटिव वर्क होता है उसको एक्सप्रेस करने की एबिलिटी जो है ना वो मुतासिर होती है। वो घर में, क्लासरूम में या फिर सोशल सर्कल में जहाँ जाएँ वो कुछ अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर पाते। तो इस चीज़ का बस नहीं चलता उनका इस चीज़ पे, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, ये एक डिसऑर्डर की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चाइल्ड फेस लर्निंग डिसेबिलिटी, हाफ़्ज़ा उसका कमज़ोर होता है। कंडक्ट डिसऑर्डर उसको हो सकता है जिसमें कंडक्ट डिसऑर्डर में उसके इमोशंस प्रॉब्लम आती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं जिनका सामना उसे करना पड़ सकता है। उसके बाद आता है और एंड अदर मेंटल हेल्थ कंडीशंस लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन और पीयर प्रॉब्लम्स, यानी कि इसके अलावा भी उसे मेंटल हेल्थ का सामना करना पड़ सकता है जिसमें उसको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, पीयर प्रॉब्लम्स यानी कि उसके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, क्लासरूम में टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो उसके फेस करना पड़ता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। तो अगर इस तरह के साइंस शो होते हैं बच्चे में अर्ली चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस एज में, तो फिर इनको जो है वो दिखाना चाहिए, एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर होता है जो कि बाद वाली जो बच्चे की लाइफ है, आने वाली ज़िंदगी, उसको बहुत बुरी तरह मुतासर करता है। Eating disorder is a disorder that is present in girls, mostly at the age of adolescence. ईटिंग डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें गर्ल्स या फिर बॉयज़ भी, मोस्टली गर्ल्स होती हैं, जो कि अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस होती हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा खाती हैं या फिर बहुत कम खाती हैं, यानी प्रॉपर और मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करती। बहुत ही जिनको डाइटिंग का शौक़ होता है वो बहुत कम खाती हैं ताकि वो दुबला पतला और स्मार्ट सा रह सकें, और कुछ जो होती हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होने का उनको शौक़ होता है, खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होती हैं वो गर्ल्स या फिर बॉयज़ भी। वो फिर बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, ऑल टाइम वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो च्यू करते रहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स एबनॉर्मल ईटिंग बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर जो होता है उनका खाने वाला वो एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल रूटीन से हटकर होता है, या बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं। एंड प्री ऑक्यूपेशन विद फूड, और इसमें उनका जो मशगला होता है, जो हॉबी होती है वो खाना होती है, यानी वो फ्री बैठे भी खा रहे होते हैं, बिजी बैठे भी कोई काम कर रहे हैं तो साथ ज़रूर उन्होंने कुछ ना कुछ खाना होता है। कंसर्न अबाउट बॉडी वेट एंड शेप, जिसमें वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अपनी बॉडी की शेप को मेंटेन रखने के लिए ऐसा करते हैं, या तो बहुत हर टाइम खाते रहते हैं या फिर बहुत भूखे रहते हैं, फाके करते हैं ताकि वो स्लिम एंड स्मार्ट नज़र आएँ। According to the National Alliance on Mental Illness, eating disorders are much more common during teenage years in early 20s, यानी कि जो अर्ली 20 ईयर्स होते हैं उसमें मोस्ट ये कॉमन डिसऑर्डर है जो कि गर्ल्स में मोस्टली पाया जाता है। गर्ल्स एंड यंग वुमेन स्ट्रगल विद एन ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि यंग वुमेन और जो गर्ल्स होती हैं अर्ली 20s की, उनमें ये डिसऑर्डर पाया जाता है। Now we discuss the types of eating disorder. There are so many types of eating disorder, but most common are anorexia nervosa and bulimia nervosa.
एनोरेक्सिया नर्वोसा वो डिसऑर्डर की टाइप है जिसमें जो एक गर्ल है या फिर बॉय है, यंग गर्ल या फिर यंग बॉय है, वो डिनाई कर देता है कि मुझे तो भूख ही नहीं है, मैंने कुछ खाना ही नहीं है। रेफ्यूज़ टू ईट यानी कि कोई भी अगर उस चीज़ दी जाए तो वो खाने से इनकार कर देता है। एक्सरसाइज करता है बहुत ज़्यादा, डाइटिंग पे रहता है। इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर अकर मोस्ट ऑफन इन एडोलेसेंट गर्ल्स यानी कि नौजवान जो लड़कियां होती हैं उनमें पाया जाता है। द प्रॉब्लम इज़ फाउंड एज ए रेफ्यूज़ल ऑफ फूड टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट। अपनी बॉडी का वेट जो है वो नॉर्मल करने के लिए या नॉर्मल रखने के लिए उसे वो खाने से इनकार करते हैं। बाय रिड्यूसिंग फूड इनटेक, खाने से इनकार कर देते हैं, स्पेशली फैट्स हाइड्रेट्स, खास तौर पर फैट्स वाली चीज़ें होती हैं या जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं उन चीज़ों को खाने से इनकार करते हैं। द सेकेंड वन इज अबाउट बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में पीपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी एक्सेसिव खाते हैं। पीपल विद बुलिमिया नर्वोसा में हैव बिटवीन 1 to 30 बिंज एपिसोड्स पर वीक, यानी एक वीक में वो 1 से 30 दफ़ा जो है वो पेट भर कर खाना खाते हैं। बिंज एपिसोड्स का मतलब होता है जब भी वो खाना खाएंगे पेट भर कर खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे। बिंजेस आर ऑफन कैरिड आउट इन अ सीक्रेट, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो चोरी खाते हैं या फिर दूसरों से छुप कर खाते हैं ताकि कोई उनको मना ना करे, रोके ना खाने से। बिंजेस इन्वॉल्व ईटिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ फूड वेरी रैपिडली विद अ लिटिल च्यूइंग। समटाइम वो खा रहे होते हैं तो इतना खा रहे होते हैं, इतना उनको शौक होता है खाने का कि वो च्यू भी अच्छी तरह नहीं करते, चबाए बगैर ही वो बस निगल जाते हैं खाने को। ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो कि उनकी मनपसंद होती हैं, जैसे कि जंक फूड हो गया या फिर स्वीट हो गई या हाई कैलोरीज़ वाले फूड हो गए, तो ये चीज़ें उनकी पसंदीदा होती हैं इसलिए वो खाते जाते हैं। Binge eaters commonly consume between 1000 to 10,000 कैलोरीज पर बिंज एपिसोड, यानी कि एक टाइम जब वो खाना खाते हैं तो उसमें वो ऐसी खुराक लेते हैं जिसकी कैलोरीज 1000 से लेकर 10,000 उस खाने में मौजूद होती हैं। बिंज ईटर्स कॉमनली कंज्यूम बिटवीन 1000 to 10,000 कैलोरीज पर बिंज एपिसोड, यानी कि एक टाइम जब वो खाना खाते हैं तो उसमें वो ऐसी खुराक लेते हैं जिसकी कैलोरीज 1000 से लेकर 10,000 उस खाने में मौजूद होती हैं। ये एबनॉर्मल ईटिंग बिहेवियर यंग अडल्ट्स की मेंटल हेल्थ पर बहुत बैड इम्पैक्ट्स डालता है। वो खुद अपनी इस हैबिट से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन उनके लिए बस में नहीं होता, इसलिए उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। Substance use disorder is an other disorder that is present in young adults and it affects the mental health of an adult. एडोलेसेंस में ये डिसऑर्डर पाया जाता है, यंग अडल्ट में, मोस्टली बॉयज़ में पाया जाता है। उनको जैसे ही वो जवानी की उम्र में दाखिल होते हैं उनको एक नशे की लत लग जाती है बुरी महफिल में बैठने की वजह से। वो अल्कोहल का या फिर डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मेंटली रिलैक्स रह सकें, टेंशन उनकी वरीज जो हैं वो कुछ देर के लिए उनसे छुटकारा पा सकें। अमेरिका में 4% जो यूथ है उसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। Now we discuss different types of substance use disorder. There are many types but it is depending on a person's drug of choice, यानी यूँ तो इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसकी टाइप्स हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पर्सन किस ड्रग का यूज़ करता है। The first is about opiates and its example is about heroin. The second is about stimulants, its example is about cocaine. Third is about depressants, its example is about alcohol. The fourth is about minor tranquilizers, its example is about Valium. The fifth is about hallucinogens, its example is magic mushrooms. Cannabis is another type, its example is marijuana. The seventh is about solvents, its example is aerosol cans. The eighth is about herbal highs, nowadays it is considered as illegal. The ninth is about tobacco, its example is about cigarettes. After discussing the introduction and types, now we discuss the signs or symptoms of substance use disorder. The first one is about withdrawal from family or friends, यानी कि उनका ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो जाता है तकरीबन फैमिली से, फ्रेंड से, सोशल सर्कल से, वो अलहदा रहना पसंद करते हैं।
सडन चेंजेस इन बिहेवियर यानी कि अचानक उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। द थर्ड इज़ अबाउट इंगेजिंग इन रिस्की बिहेवियर यानी कि ख़तरनाक सा बिहेवियर उनका हो जाता है, यानी अगर उनको तलब हो रही है किसी ड्रग की जिसके वो एडिक्टेड्स हैं, तो उसकी अगर ये नीड पूरी नहीं हो रही तो फिर वो ख़तरनाक बिहेवियर शो करते हैं, चीज़ों की तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, चोरी करते हैं। The fourth is about experiencing withdrawal symptoms when not drunk, यानी कि जब उन्होंने ड्रग नहीं किया होता, जिससे नशे की उनको आदत होती है, तो फिर वो बहुत ही अलग सा लोनलीनेस फील करते हैं, या रहना उनको अलग से पसंद होता है, वो अलग रहना पसंद करते हैं, तन्हाई पसंद हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सिम्टम्स हैं इसकी सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर की, जो कि एडोलेसेंस एज में पाई जाती हैं। इनमें से अगर कोई सिम्टम अडल्टहुड में किसी गर्ल को या किसी मेल को पाई जाती है इनमें ये आदत, तो उसको डिसऑर्डर डायग्नोज करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ताकि जो आगे वाली आने वाली ज़िंदगी है वो उनकी बेहतर और अच्छी गुजर सके। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. I will try my best to guide you. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.